हिंदी है, वतन हम हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो बंटा हुआ है। जिस प्रकार चीन में चीनी की बात करते हैं, वैसे ही हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी या हिंदी की बात करेंगे। 14 सितंबर एक अवसर है हम सब के लिए। हिंदी के लिए हम संकल्प लें कि इसके लिए हम और क्या बेहतर कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज 14 सितंबर है और आज पूरा देश विश्व हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी जो विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लगातार उसके फलक का विस्तार हो रहा है। तो हिंदी दिवस पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे हम हिंदी दिवस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के HOD डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा और रांची वीमेंस कॉलेज की हिंदी विभाग की HOD डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता। तो जिंदर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हिंदी दिवस की हम बात करते हैं तो एक दिन है जिस दिन हम हिंदी को याद करते हैं। हम चाहते तो हैं हिंदी बढ़े, हिंदी का प्रसार हो, लेकिन हम खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदी में अंग्रेजी के उर्दू के शब्द आए। तो ये जो बीच वाली स्थिति है कि हम चाहते हैं कुछ और कर कुछ रहे हैं, तो क्या इससे हिंदी को नुकसान हो रहा है? सबसे पहले तो इंद्रधनुष TV के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार और आपका भी आभार। और आपका प्रश्न जायज़ है। आज हिंदी दिवस है और पूरे विश्व में हम लोग जो है हिंदी दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सरकारी खर्चों पर जो है कई आयोजन हो रहा है, लेकिन जैसे ही यह महीना ख़त्म होता है सितंबर का, वही ढाक के तीन पात, जो स्थिति है वही। 14 सितंबर 1949 से जो यात्रा शुरू होती है, आज 2023 तक हम पहुँचे हैं। और इस यात्रा में अगर हम मूल्यांकन करें, हिंदी जो हमारे देश की बिंदी है, जो हमारा अभिमान है, गौरव है, लेकिन बात कुछ जो है हजम नहीं। किस प्रकार? जब हम देखते हैं कि हम कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। देखिए, किसी भी भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसकी स्वीकारोक्ति। जिस भाषा में हम अन्य भाषाओं का आवाजाही देखते हैं, उस भाषा की जो एक जो है यात्रा है वो ज़्यादा दूर तक तय होती है। और अगर हिंदी भाषा को भी अपने सामान्य से और व्यापक तौर पर अपने आप को उसी रूप में प्रतिष्ठापित करना है, तो मुझे लगता है कि फिर से हमको एक बार सोचना पड़ेगा, और सोचना नहीं, करना पड़ेगा। बात आती है बच्चों को लेकर के कि हम हिंदी की गाते हैं, हिंदी की खाते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे कुल दीपकों की, तब हम लोग अंग्रेजी मीडियम की बात करते हैं, अंग्रेजी की दुहाई देते हैं। हम कहते हैं ये रोजगार की भाषा है, ये ज्ञान की भाषा है। मैं सीधे खारिज करता हूँ इन बातों को। अंग्रेजी कभी ज्ञान की भाषा नहीं है। अंग्रेजी या कोई भी भाषा विश्व की, वो एक माध्यम है। और आज भी देशज भाषाएं जो हैं, जिसमें हिंदी तो है ही, लेकिन उसके साथ कई ऐसी भाषाएं हैं जिनमें देशज ज्ञान, मौलिक ज्ञान भरे पड़े हैं। जाहिर है कि हम उसका भी ध्यान रखें, हम उसका भी प्रयोग करें, तभी हमको लगता है कि हिंदी दिवस सार्थक होगा। अन्यथा ऐसे ही हर साल मनाएंगे, दो चार शब्द गढ़ेंगे, बोलेंगे, हिंदी की दुहाई देंगे और फिर वापस जो है उसी इंग्लिश या अंग्रेजी मोड में चले जाएंगे। अब दूसरा सवाल प्रज्ञा जी से होगा। प्रज्ञा जी, भाषा की शुद्धता को लेकर कुछ आग्रही लोगों का कहना है कि इसमें हिंदी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं आने चाहिए, अंग्रेजी के शब्द नहीं आने चाहिए, इससे हिंदी दूषित हो रही। तो क्या आप इससे सहमत हैं, या फिर हिंदी के विकास के लिए जितना ज़्यादा विदेशज शब्द जो हैं उनकी स्वीकारोक्ति जितनी बढ़ेगी, उससे हिंदी का और विकास होगा? क्या आपका क्या मत है? मेरा यह मानना है कि हिंदी में जो विभिन्न भाषाओं के शब्द आए हैं, उससे हिंदी की खूबसूरती बढ़ी है।
ऐसा नहीं है कि इससे हिंदी का विकास रुक गया। देखिए, कोई भी भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है और हिंदी जनता के द्वारा स्वीकृत भाषा है और लगातार यह सरल होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ शब्द इसमें बढ़ते जाएंगे, जैसे कि उर्दू और फारसी के जो भी शब्द हिंदी में हैं, तो उससे हिंदी की खूबसूरती बढ़ी है, इसके विकास में कोई कमी नहीं आई है। और मैं तो यह मानती हूँ कि हिंदी का विकास ही विभिन्न बोलियों के मेल से हुआ है। और आप शुरुआती हिंदी में देखें तो वो लोक भाषा के पद ही रहे हैं या काव्य वगैरह जो रचा गया वो लोक भाषाओं में रहा है। आप मोराबादी शब्द का प्रयोग करते हैं, यह मोराबादी शब्द भी तो यहाँ की जो जनजातीय भाषा है उससे आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो विभिन्न भाषाओं के शब्द हिंदी में आ रहे हैं वो हिंदी की खूबसूरती को बढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात कि जो शब्द जनता के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं, सहज हैं, उनका हिंदी में आना ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उसमें एक सीमा तक हम उसमें प्रयोग करें तो अच्छा है। जिंदर जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो कार्यालयी भाषा है और जो जैसे विज्ञान की भाषा है और अदालत की जो भाषा है, उसमें जो पढ़ाई है, जैसे लॉ की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, ये हिंदी में क्यों नहीं हो सकती, या फिर दिक्कतें कहाँ हैं? क्यों आज तक हिंदी इतनी समृद्ध नहीं हो पाई कि लॉ भी हम करें और वो भी करें और इंजीनियरिंग भी करें और वो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में? अगर चीन जो मंदारिन भाषा में पढ़ाई हो सकती है और जर्मनी में हो सकती है, तो हिंदी में भारत में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और हम कहते हैं, स्लोगन भी है कि कोई भी देश जो है अपनी भाषा में ही विकसित हो सकती है, अपनी भाषा में ही वो विकास कर सकती है। और ये बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब तक वो जो है धरातल पर ना उतरे तब तक हम उसको जो है ना तो प्रसन्न हो सकते हैं, बस हाँ बोलकर खुश हो सकते हैं। जहाँ तक भारत में हिंदी भाषा की बात है, हम भारत जो है भले ही कहते हैं कि हिंदी है वतन हम हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो बंटा हुआ है। अहिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी के प्रति कोई लगाव ही नहीं रखता है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो मध्य क्षेत्र है वहीं हिंदी की बात हम लोग करते हैं। पूर्वी क्षेत्र का अलग ही मसला है, उत्तर पूर्व का अलग ही मसला है। तो विविधता तो है, इस विविधता में हिंदी की जो इस प्रकार से सर्वग्राह्यता होनी चाहिए उस रूप में नहीं है। आज एनईपी लागू किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में पूरे भारतवर्ष में, और कहा जा रहा है कि सबसे पहले मातृभाषा, फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो हिंदी पर बात हो रही है ज़ोर शोर से, लेकिन दिक्कत है क्योंकि हिंदी पर ना तो आज जो है मेडिकल में कोई पुस्तकें उस ढंग से हैं स्तरीय, ना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उस ढंग के स्तरीय हैं, और ना ही कृषि या अन्य जो है जो विशिष्ट पढ़ाई जिसको हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर इस ढंग से कोई हिंदी की पुस्तकें नहीं है। अभी तक जो भी है वो अंग्रेजी में ही है। तो हम जब तक उनका एक शब्द भंडार तैयार ना करें, शब्द भंडार तैयार करने के बाद उसका जो है एक खास जो है पारंपरिक पुस्तकें जब तक ना बनाएं, तब तक हम यह नहीं कर सकते हैं कि हिंदी में हम मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम दुरुस्त ढंग से कर सकते हैं। हाँ, बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आगे आना होगा, हिंदी प्रेमियों को आगे आना होगा, जो सिर्फ 14 सितंबर को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो धनाढ़ हैं, उन धनाढ़ परिवारों को आगे आना होगा हिंदी के प्रति, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है हमारे लिए, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी अस्मिता है। और हिंदी मतलब हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, हमारे खान पान, पर्व त्यौहार, हर एक चीज़ें हिंदी से जुड़ी हुई हैं। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं, तो इसका मतलब यही है। आज भले ही अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन उन बोलियों को जोड़ने के लिए हिंदी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसलिए हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। बहुत ऐसे जो है क्षेत्र, जैसे दक्षिण में तमिल तेलुगु वाले कहते हैं कि हिंदी नहीं, और यही जो है हम 1949 से पहले भी देखते थे। तो हिंदी तो जोड़ने वाली भाषा है,
वो भोजपुरी हो, अवधी हो, खड़ी बोली हो, राजस्थानी हो, नागपुरी हो, वो सबको जोड़ती है एक साथ, और ये जोड़ने वाली भाषा है। तो ऐसी भाषा विश्व की, जिसको हम लोग वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं, तो इतनी महत्वपूर्ण भाषा में हम अगर अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से होता है, सिर्फ फिल्मों का नहीं, फिल्मों में तो हम विदेश तक पहुंच गए हैं, कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी हो रही है, व्यापार के लिए हम बहुत जगह हिंदी की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है इस तरीके से साहित्यिक या इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में, तब हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हैं। तो इस पर जो है लिखना होगा, और इसमें जो भी द्विभाषी, इसको हम लोग अनुवादक कहते हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। ट्रांसलेशन, अनुवादक, क्योंकि ये तो सांस्कृतिक सेतु है। एक अनुवाद कर्म आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और अनुवाद के जरिए हम इस पर जो है कुछ अच्छा रिजल्ट या परिणाम ला सकते हैं, मुझे लगता है। प्रज्ञा जी, आप बताइए कि जैसे अभी गीतांजलि श्री का रेत समाधि उपन्यास बुकर पुरस्कार मिला, तो इस किताब को इसके अंग्रेजी अनुवाद पर मिला, तो क्या इसे हिंदी की उपलब्धि माना जाना चाहिए? जी, यह हिंदी की उपलब्धि है, क्योंकि वो मूल कृति को तो नहीं मिला। हाँ, मूल कृति को नहीं मिला, तो थोड़ी बहुत विशेषता अनुवाद की कही जा सकती है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी विचारधारा है, वो तो हिंदी लेखक की है। तो इस नाते मैं सोचती हूँ कि हिंदी के खाते में जाना चाहिए ये। आप ये बताइए हमको कि क्या हिंदी अखिल भारतीय स्तर पे स्वीकार्य है? क्योंकि जैसे ही पूरे भारत में हिंदी लागू करने की बात आती है, तो दक्षिण की ओर से आवाज़ आती है कि इसे हम पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा, और क्या कारण है कि दक्षिण को में जो हिंदी की स्वीकार्यता को लेकर अभी भी विरोध का जो माहौल है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितना सोचते हैं दक्षिण में विरोध, उतना वस्तुतः है नहीं। क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, उस समय दक्षिण वालों ने भी हिंदी को स्वीकार किया था, और हम अगर इतिहास में जाएं तो देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा हिंदी रही है। और दूसरी बात कि 1949 को 14 सितंबर में जब यह निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, राजभाषा होगी, तो कुछ लोगों ने, उसमें बहुत सारे लोग थे, बस दक्षिण के लोग नहीं थे, तो उन लोगों ने यह कहा कि नहीं, हमें हिंदी से दिक्कत है। तो उसी समय जो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा रख दी गई, बस हिंदी के लिए उलझनें वहीं पर शुरू होती हैं। और अभी भी हमारी सरकार चाहे तो इस निर्णय को यदि वह दृढ़तापूर्वक लागू करे कि हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी और पूरे देश में अगर बोली जाए, तो प्रशासन के क्षेत्र में जैसे ही हिंदी भाषा आएगी, हिंदी के लिए जितनी भी उलझनें हैं वो खत्म हो जाएंगी। बस इसमें कमी है तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की। ऐसा नहीं है, कई अनुभव ऐसे रहे हैं कि जब हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों के बीच जो बातचीत होती है वो हिंदी में होती है। दक्षिण वाले टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो असहयोग करते हैं। यह अनुभव का क्षेत्र रहा है। राजनीतिवश बहुत सारे लोगों ने भेद दिखाया है, लेकिन उसको दरकिनार करके राष्ट्रभाषा के तौर पर एकमत होना चाहिए और ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि पूरे देश की जो राजभाषा है वह हिंदी में हो। प्रशासन की भाषा जैसे ही हिंदी होगी, जो हिंदी की उलझनें हैं वो खत्म हो जाएंगी और सारी दिक्कतें बस वहीं से शुरू होती हैं कि हम एक तरह तो बात करते हैं कि एक तौर पर कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और 14 सितंबर को मैं इस तौर पर देखती हूँ कि यह दिन हमारे लिए संकल्प का दिन होना चाहिए कि हम हिंदी के लिए क्या विशेष कर पाएँ और हिंदी को आगे बढ़ाने में कितना अपना योग दे सकें। दरअसल देखिए, हिंदी की जो स्थिति है पूरे वैश्विक परिदृश्य पर यदि हम बात करते हैं तो हिंदी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और मीडिया की बात करें या फिल्मों की बात करें तो फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई है, और एक बात यह भी है कि पूरे विश्व बाजार में हिंदी की मांग है, क्योंकि
जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपना बाजार बनाने के लिए हिंदी चाहिए, और यह हिंदी के पक्ष में है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। उसके बाद से कई सम्मेलन हो चुके। तो क्या इन विश्व सम्मेलनों से हिंदी का भला होता है? मुझे लगता है कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन थोड़े तो पक्ष में जाते हैं, हिंदी के पक्ष में, क्योंकि हिंदी की बात होती है, देश विदेशों में होती है, लोग उस पर गौर करते हैं, तो विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के पक्ष में है, मुझे ऐसा लगता है। हिंदी में रिसर्च के लिए कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था हम जैसे देखते हैं तो वो नहीं है। नेट जीआरएफ के अलावा अगर कोई स्पेसिफिक कहें कि स्कॉलरशिप दिया जाता है हिंदी में रिसर्च के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हिंदी के विकास को प्रभावित करता है? और ऐसा क्या है, जैसे आईसीपीआर है फिलोसफी के प्रसार के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, लेकिन हिंदी में रिसर्च के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप इससे असर क्या होता है बताइए? जब तक सरकारी स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, ये जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय आते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो सत्य का केंद्र है, रिसर्च का सेंटर है, शोध का केंद्र है, और वहाँ हिंदी के अलावे सभी विषयों पर हिंदी में भी होते हैं, अन्य विषयों में भी शोध होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं, या मेडिकल में भी कई सारे स्कॉलरशिप हैं, लेकिन हिंदी बना दी जाती है, और हिंदी पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी पता नहीं क्यों उस ढंग से अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वास के तौर पर नहीं दिखा पाते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि हाँ, हिंदी जो है किसी भी भाषा से कम नहीं है, और हिंदी रोजगार की भाषा तो है ही। आज न कल सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी संस्कार की भी भाषा है, और हिंदी हमारे ज्ञान की भी भाषा है। तो इस ढंग से अगर सोचेंगे तब मुझे लगता है कि, और ख़ास करके ना कुछ सलाहकार भी जो होते हैं सरकारी स्तर पर, उनको भी समझना पड़ेगा। जो हमारे आईएएस हैं, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको भी समझना होगा। हमको लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। और इसका उदाहरण हम इस बार देख सकते हैं कि 45 से अधिक जो यूपीएससी परीक्षा में हिंदी माध्यम से लोग सफलता प्राप्त किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे भारतवर्ष में। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हिंदी को आप महत्व दीजिए, हिंदी के साथ जो है आप हाथ से हाथ मिलाइए, तो आपका तो विकास होगा ही, हमारे देश का अभिमान भी बढ़ेगा। प्रज्ञा जी, आप बताइए, जो हिंदी के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि हिंदी के लिए उलझन प्रशासनिक क्षेत्र में है, जहाँ पर कि हिंदी में अधिसूचना वगैरह नहीं निकलते हैं, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रशासन के क्षेत्र में वो अंग्रेजी में होते हैं, और आम जन तक इसलिए उस निर्णय की पहुंच भी नहीं होती है। प्रशासन की भाषा जैसे ही हिंदी होगी, बैंकों की भाषा हिंदी होगी, जो न्यायालय की भाषा है वो हिंदी होगी, जो जजमेंट है वो हिंदी में आएंगे, आम जन तक उसकी पहुंच होगी, उनमें भय नहीं होगा। प्रशासन की भाषा अंग्रेजी हो जाती है तो आम आदमी तक ऐसे ही उसकी पहुंच नहीं होती है, और आम जनता भय खाती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन भाषा की जो व्यवस्था है उसके कारण भी आम जनता और प्रशासन के बीच एक दूरी बनती है। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग जैसे ही होने लगेगा, एक सुखी जनता का निर्माण होगा। और दूसरी बात यह है कि हिंदी गौरव का विषय है हमारे लिए। हिंदी भाषा हमारी अस्मिता का प्रश्न है, और हमारे लिए गौरव की बात है कि यह विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा के तौर पर है। और दूसरी बात यह कि एशिया के व्यक्ति यदि दूसरे महादेश में मिल रहे हैं तो वो हिंदी में बात कर रहे हैं। यदि भारत और पाकिस्तान के व्यक्ति बाहर मिल रहे हैं विदेश में, तो उनके बीच की भाषा हिंदी है, और हिंदी उनकी पहचान है। तो हिंदी के लिए उलझने प्रशासनिक क्षेत्र में है, वहाँ पर जैसे ही हिंदी का प्रयोग होने लगेगा, उसके साथ जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार है वह
खत्म होगा। दूसरी बात है कि हमें भी जागरूक होना है। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता से उबरने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। कहीं न कहीं मन में हिंदी के प्रति हीन भावना और अंग्रेजी के प्रति जो गौरव का भाव है, उसको बदलने की ज़रूरत है। हिंदी हमारी रोज़गार की भाषा है, और जब हिंदी न्यायालय के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में व्यवहृत होने लगेगी, तो आम जनता का विश्वास बढ़ेगा, और इसके लिए बुद्धिजीवियों को प्रयास करना होगा, और एक सतत प्रयास के द्वारा ही हम इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि हिंदी का विकास होगा, और 14 सितंबर एक अवसर है हम सब के लिए। हिंदी के लिए हम संकल्प लें कि इसके लिए हम और क्या बेहतर कर पाएंगे। हिंदी विश्व की बिंदी बने, विश्व की नंबर 1 भाषा बने, ऐसी हमारी कामना है। आज हमारे साथ डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा जुड़े और डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता जुड़ी। उन्होंने अपनी बातें रखी और हिंदी को लेकर किस तरह से विकास की जो सीढ़ी है तय की जा सकती है, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी। आप दोनों विद्वत जनों का हार्दिक आभार। धन्यवाद सर।